Good morning, students. Today we will do the very interesting topic of the 8th chapter. That topic is called immunity. If I ask you, कभी आपने बिना हाथ धोए खाना खाया है? कभी गलती से आप खाना खाने लगे, आपने हाथ नहीं वॉश करे, आपको याद आ गया कि आपने हाथ नहीं वॉश करे, आपने खाना भी खा लिया, और क्या आप बीमार हुए हो? कईयों का आंसर होगा यस हुए हैं, कई कहेंगे नहीं हुए, राइट। दूसरी बात, आपने गोलगप्पे खाए बाहर से, गंदी रेडी से, राइट। वहां पे गोलगप्पे खाने के बाद एक बच्चा बीमार हो गया और एक नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों? सो हमारी बॉडी में, our body has own defense mechanism. Our body can defend itself from the foreign agents, from the disease agent. When anybody has capacity, ability to fight against disease causing agents or organism, that is called immunity, right? It means जो बच्चा बीमार नहीं हुआ उसका immune system अच्छा था. Got it? So what is immunity? Immunity is the ability of body to protect against all types of foreign bodies या फॉरेन एजेंट्स या फॉरेन बॉडीज क्या है जो बाहर से एंटर कर रही हैं आपकी बॉडी में. क्या हो सकता है वो? इट कैन बी बैक्टीरिया, वायरस और एनी टॉक्सिक सब्सटेंस विच एंटर द बॉडी. जब वो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है फिर भी हमें कोई ऐसा फील नहीं हो रहा कि हमें कोई प्रॉब्लम है कि बैक्टीरिया या वायरस ने अटैक करा है. दिस इज कॉल्ड इम्यूनिटी. अब आपने कॉमन ये सुन रहे हैं बातें अम्मा कॉमनली कि कोविड-19 कोरोना वायरस है ये, राइट. तो कोविड-19 के पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं, कई पेशेंट मर भी रहे हैं, कई ठीक भी हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो रहे हैं. तो ये क्या है, क्यों ठीक हो रहे हैं बेटा? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ज्यादा है. तो जो आप न्यूज सुन रहे हैं उसमें भी यही कहा जा रहा है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. We have to increase our immunity, right? So immunity is also called disease resistance. The lack of immunity is known as susceptibility. Susceptibility means कि बहुत जल्दी वो बीमारी का हो जाना, right? So अब the science dealing with the various phenomena of immunity, induced sensitivity and allergy is called immunology. सो इम्यूनोलॉजी क्या होगी? वो साइंस जो सिर्फ यही काम करती है किस तरह से इम्यूनिटी डेवलप होए, किस तरह से इम्यूनिटी बनती है ह्यूमन बींग्स में, क्या क्या चीज़ों से ह्यूमन बींग में सेंसिटिविटी आती है, क्या क्या एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स है. वो साइंस जो इसके साथ डील करती है उसको कहते हैं इम्यूनोलॉजी, राइट. अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की. इम्यूनिटी कितने तरह की होती है? वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. So their major types of immunity are two: innate immunity and acquired immunity. Innate means inborn, जो जन्म से ही हमारे अंदर होती है बेटा, that is called innate. Natural भी है जो नेचर की तरफ से ही हमें मिली है. नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं है, किसी खास बैक्टीरिया या वायरस के लिए काम करेगी ऐसा कुछ नहीं है, वो नॉन स्पेसिफिक है, राइट. तो दूसरी है अक्वायर्ड. अक्वायर्ड मतलब जन्म होने के बाद जब इंसान वो अपने एनवायरनमेंट से अक्वायर करता है इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड अक्वायर्ड और अडेप्टिव, जो अडेप्ट करता है. इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे बेटा एक एक करके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक अबाउट द इनेट इम्यूनिटी, ये चार्ट बनाया हुआ है ताकि आपको इसकी टाइप्स पता लग जाए. अभी मैंने आपको दो टाइप्स ही बताई हैं, अक्वायर्ड और इनेट. बाकी अभी आप ना देखिए बेटा, अभी दोनों को ही देखो, अक्वायर्ड और इनेट को देखो, राइट. तो उसमें से हम सबसे पहले करेंगे इनेट. इनेट मीन्स नेचुरल या इनबॉर्न. अब जो इनेट इम्यूनिटी है, दिस इज द इनेट इम्यूनिटी.
इनेट मतलब जो हमें जन्म से ही हमें मिली हुई है, हमारी बॉडी में है, ताकि कोई फॉरेन एजेंट है, कोई बैक्टीरिया वायरस हम पे हमला ना करे। तो जो भगवान ने ही हमें इम्यूनिटी दी हुई है। तो सबसे पहले उसमें कौन सी आएगी? फिजिकल, उसके बाद फिजियोलॉजिकल, थर्ड इज सेलुलर, देन साइटोकाइन। इनको चारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा हम करेंगे फिजिकल इम्यूनिटी। ये इनेट, नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक एक ही चीज है। जो जन्म से होती है उसको कहते हैं इनेट या इनबॉर्न। ये लिटिल वर्ड है इनेटस, उससे आया इनबॉर्न, मतलब जन्म से ही होती है। अब innate immunity is inherited by the organism from parents and protects it from the birth throughout the life. For example, humans have innate immunity against distemper, a fatal disease of dogs. ये dogs में disease बहुत fatal है, dogs मर सकते हैं, पर human being में ये disease इसके लिए immunity है, इसलिए human being मरेंगे नहीं, ताकि क्योंकि ये जन्म से ही है, जब बर्थ ले लेते हैं तब से ही immunity है। As its name non-specific suggests that it lacks specific response to specific invaders. इन्वेडर मतलब जो बॉडी के अंदर घुस रहा है, जो बॉडी के अंदर आ रहा है। कोई वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ खास बैक्टीरिया को ही लड़ सकता है शरीर। हमारी बॉडी किसी भी तरह के बैक्टीरिया, किसी भी तरह वायरस का सामना कर सकता है, पर क्या चाहिए उसके लिए? हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग चाहिए। Innate immunity or non-specific immunity is well done by providing different barriers of entry of foreign agents into our body. Innate immunity consists of 4 types of barriers. 4 तरह के barriers हैं बेटा, अभी मैंने आपको बताए। ये चारों तरह के barriers मतलब रुकावटें, अच्छी रुकावटें जो कि हमारी बॉडी में किसी भी तरह के बैक्टीरिया को, वायरस को एंटर नहीं होने देंगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीज है जो किसी भी तरह के बैक्टीरिया, किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर एंटर नहीं करने देती। दे आर मैकेनिकल बैरियर्स टू मैनी माइक्रोबियल पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब डिजीज कॉजिंग जर्म्स, राइट। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन तो आपको पता ही है ना, skin is the largest organ of our body. The skin is the physical barrier of the body. Its outer tough layer, the stratum corneum, prevents the entry of bacteria and virus. जो हमारे ऊपर की लेयर है स्किन की, वो क्या करती है? टफ लेयर है। अगर चोट भी लग जाती है तो ये तो नहीं कि इंटरनल इंजरी हो जाती है, स्किन उसको बर्दाश्त कर लेती है। वो ब्लेड लग गया, चाकू लग गया, आपको दोबारा अपने आप हील भी हो जाती है वो, अगर दवाई भी ना लगाए हम। तो वो टफ लेयर है, वो काफी सख्त लेयर है, दैट इज अ फिजिकल बैरियर। वो किसी भी बैक्टीरिया और वायरस को अंदर नहीं आने देती। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन। बेटा हमने म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। +1 में हमने करे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमने ट्रैक करे थे रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक। तो हमने उसमें करा था बेटा कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें, राइट। So mucus secreted by the mucous membrane traps the microorganisms and immobilize them. उन microorganisms की जो movement है उसको खत्म कर देता है वो। The microorganisms and dust particles can enter the respiratory tract with air during breathing, which are trapped in the mucus. अब हमारी respiratory जो lining है उस पे भी क्या है? म्यूकस की लेयर है। कई बार क्या होता है, म्यूकस लेयर खराब हो जाती है तो हमें बहुत ज्यादा खांसी हो जाती है, रेशा बनना शुरू हो जाता है, जुकाम हो जाता है, ठीक नहीं होता। डॉक्टर फिर कहते हैं कि म्यूकस लेयर खराब हो गई है, उसको ठीक करने में टाइम लगेगा। तो म्यूकस लेयर अगर है तो वो क्या करती है, जितने भी सांस के थ्रू, हमारी जो एयर ट्रैक के थ्रू, सांस की नाली के थ्रू जो हमारे अंदर जाते हैं बैक्टीरिया वायरस, उसको ट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है। द सिलिया, उसमें जो सिलिया लगे हुए हैं, हमने सिलिया फ्लैजेला करे हुए हैं ना बेटा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, स्वीप द म्यूकस लोडेड विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डस्ट पार्टिकल्स इनटू फेरेंक्स। वो जो गले से उनको साफ करके नीचे वो
एयर जो डक्ट है उससे साफ करके नीचे थोड़े आपके थ्रोट में, फेरेंक्स में डाल देते हैं। फ्रॉम द फेरेंक्स, गले से फिर वो नीचे पेट में तो पहले एसिड बहुत है, उससे वो खत्म हो जाते हैं, नहीं तो वो फीसिस के थ्रू बाहर चले जाते हैं बॉडी। नेक्स्ट है बेटा, सेकेंड बैरियर है फिजियोलॉजिकल बैरियर। Skin and mucous membrane secrete certain chemicals which dispose of the pathogen from the body. अब बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये फिजिकल बैरियर्स है, ये वायरस और बैक्टीरिया को अंदर नहीं आने देंगे, किसी पैथोजन को आने नहीं देंगे। अब अगर पैथोजन अंदर आ भी गया तो वो म्यूकस सिक्रीट करेंगे केमिकल्स, जिससे वो पैथोजन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको खत्म कर देंगे। तो ये हो गया। दूसरा क्या है, बॉडी टेम्परेचर। यू नो व्हाट इज अवर बॉडी टेम्परेचर? यस, 98.4 डिग्री फारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर इससे बढ़ता है या कम होता है तो हमारी बॉडी की एक्टिविटी सफर करती है। तो ये जो बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस बड़ा ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे ही कई बैक्टीरिया वायरस खत्म हो जाते हैं, एंटर होते हैं। पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड, हमारा जो बॉडी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पेट में एसिड है, एसिड का पीएच कितना कम है, तो एसिड भी कई बैक्टीरिया व वायरस को खत्म कर देता है। वेरियस बॉडी सेक्रेशंस प्रिवेंट द, हमारे कोई हार्मोन्स हैं वो भी किसी बैक्टीरिया वायरस को अंदर ग्रो नहीं होने देंगे। तो ये सारे सेक्रेशंस हैं, दे विल कम अंडर द फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। Various body secretions prevents the growth of many disease-causing microorganisms. Some of the important examples of physiological barriers are as follow. जैसे मैंने अभी आपको बताया एसिड ऑफ द स्टमक, ये भी मार देता है कई माइक्रोऑर्गेनिजम्स को। बाइल जूस हमने पढ़ा है, लिवर सिक्रीट्स द बाइल, +1 में हम डिटेल पढ़ के आए हैं। तो बाइल भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स को मार देता है। ईयर वैक्स, तो ईयर वैक्स जो कान में वैक्स बनती है उसमें भी कई बैक्टीरिया, डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं ना, तो कान की सफाई करनी चाहिए टाइमली। तो क्योंकि कान की जो वैक्स है वो सारे डस्ट को पकड़ के रखती है। अगर कान की सफाई कराएंगे तो कितना उसमें से वैक्स निकलती है, वैक्स के साथ कितना डस्ट भी निकलती है। तो जिसके कान साफ नहीं है वो लेक्चर भी नहीं साफ सुनेगा फिर। तो कान अगर साफ नहीं तो साफ करवा लेना, मतलब डॉक्टर से करवाओ, नहीं तो ईयरबड से करना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लाइसोसोम। लाइसोसोम हमने पढ़ा हुआ है, लाइसोसोम के बारे में डिटेल में पढ़ा है। बॉडी सेल हैज लाइसोसोम, टिश्यू फ्लूइड में लाइसोसोम है। So lysosome is present in the tissue fluid and is almost all secretions except in the cerebrospinal fluid. Sweat and urine सब में होता है, बस हमारे ब्रेन के फ्लूइड में या स्वेट में या यूरिन में नहीं होता लाइसोसोम। So lysosome is in good quality in tears from eyes. आंखों में बहुत होता है, अगर कभी रोना आए तो रो लो, कोई दिक्कत नहीं है। रोने के बाद आंखें क्या हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं, दिल भी हल्का हो जाता है, आंखें भी साफ हो जाती हैं, ठीक है। So lysosome attacks bacteria and dissolve their cell wall. Lysoenzyme is also found in the saliva. So lysozyme हमने पढ़ा ही हुआ है, लाइसोसोम। तो ये लाइसोजाइम एंजाइम लाइसोसोम्स में बनता है, दैट इज सुसाइडल बैग, जिसमें सारे कोई बैक्टीरिया कोई वायरस नहीं रहता, वो उसका काम तमाम कर देते हैं। नेजल हेयर, जो नाक में बाल हैं उनका भी पर्पज है, वो भी माइक्रोब्स को या डस्ट को फिल्टर करते हैं। जो एयर जाएगी वो फ्रेश एयर और साफ एयर ही अंदर जाए लंग्स में, डस्ट वगैरह वहीं पे फंस जाती है। यूरिन, यूरिन भी क्या करता है, उसकी एसिडिक होता है यूरिन, तो जो माइक्रोब्स वगैरह वहीं पे मर जाते हैं। जो यूरिनरी ट्रैक है, यूरेथ्रा है, वो क्लीन रहेगा। वेजाइनल सिक्रीशंस, जो हमारे वेजाइना में जो भी सिक्रीशंस हैं, एसिडिक सिक्रीशंस हैं, वो भी बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देती। स्वेट है, जो स्वेट बनता है, पसीना है, उसमें भी क्या होता है, वो भी कई माइक्रोब्स को रोकते हैं ग्रो होने में स्किन पे। तो पसीना आना भी अच्छी चीज है, उससे क्या प्रोटेक्टिव एसिड लेयर बन जाती है स्किन के ऊपर, ताकि जो भी माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया या वायरस है, वो अंदर स्किन के एंटर नहीं होता। तो बेटा ये तो सारे क्या थे, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स थे जो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट थे। अब थर्ड हम करेंगे सेलुलर बैरियर्स। भगवान ने हमें कुछ बॉडी में ऐसे सेल दे दिए जो
माइक्रोब्स को अंदर ग्रो नहीं होने देते। तो आपको पता होना चाहिए कौन से सेल है बेटा जो हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। क्या कहते हैं उन सेल्स को? आरबीसी ब्लड बनाते हैं, दूसरे क्या होते हैं? यस, डब्ल्यूबीसी। यस, वेरी गुड। व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, जिनको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, हम ये पढ़ के आए हैं +1 में, याद करो थोड़ा थोड़ा। सो दे आर द व्हाइट ब्लड सेल्स। और क्या मैक्रोफेजीज है, ये भी हमने पढ़ा था, बड़े सेल होते हैं, नेचुरल किलर सेल, एनके सेल्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये हम पढ़ेंगे एक एक करके। इन्फ्लेमेशन, ये भी पढ़ेंगे। फीवर आना, फीवर इटसेल्फ इज नॉट अ डिजीज। बुखार कोई डिजीज नहीं है, बुखार इज अ इंडिकेशन दैट आपके अंदर कोई डिजीज है। तो बुखार आना अच्छी बात है, ताकि हम उसकी ट्रीटमेंट करा के पता लग जाएगा क्या प्रॉब्लम है। बुखार इज अ इंडिकेशन। एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस एक्सेट्रा, तो ये सेलुलर बैरियर है जो बॉडी के अंदर है। तो वो कौन कौन से, वो एक एक करके हम पढ़ेंगे। बेटा सबसे पहले हम ल्यूकोसाइट्स की बात करेंगे, दैट इज डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। व्हाइट ब्लड कार्पसल्स में मेनली है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स। ये बेसिकली फैगोसिटिक है। फैगोसिटिक क्या होते हैं? फैगोसिटिक का मतलब है इन्होंने खा जाना है, माइक्रोब्स को खा जाना है। अब न्यूट्रोफिल्स में बेटा आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लर्न करना है नाम, PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है आपको 1 मार्क का, तो आप इसको नोट कर लो, PMNL न्यूट्रोफिल। They have the multi-lobed nucleus, that's why they are called polymorphonuclear leukocyte। अब बेटा मल्टी लॉब्ड मतलब इसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, पॉली मतलब मैनी, मॉर्फो मतलब स्ट्रक्चर। उसकी स्ट्रक्चर ऐसी है जैसे लगता है कितने न्यूक्लियस है, पर वो काफी बड़ा न्यूक्लियस है, उसके लोब्स बहुत ज्यादा हैं, उसको कहा गया है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट? सो यू विल राइट इज अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। उसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, इट इज अ न्यूट्रोफिल। सो न्यूट्रोफिल्स आर शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड क्यों होते हैं बेटा? बिकॉज ये दे आर मोटाइल फैगोसिटिक किलर, ये घूमते रहते हैं। जैसे पेट्रोलिंग नहीं करते पुलिस वाले रात को, एक जगह से दूसरी जगह की, कोई चोर हो कोई डाकू, हम उसको पकड़ लें, ये वैसे काम करते हैं। ये ब्लड फ्लूइड में घूमते रहते हैं, बॉडी फ्लूइड में। जहां भी कोई दिखा इनको इन्वेडर, इन्वेडर मतलब जो घुसपैठिया जो बॉडी में आ गया है, कोई बैक्टीरिया वायरस, उसको पकड़ के ये खा लेंगे, खत्म कर देंगे, चबा जाएंगे उसको कच्चा। So they are the neutrophils. Neutrophils are formed from the stem cells in the bone marrow. Neutrophils are the most numerous of all leukocytes. सबसे ज्यादा होते हैं बॉडी में। They die after a few days and must therefore be constantly replaced. अगर ये खत्म भी हो जाते हैं तो उसके साथ नए बनते रहते हैं बॉडी में। अब WBCs बनते हैं, अच्छी डाइट लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट खाइए, हर तरह की सब्जी खाओ, घिया, टिंडे, तोरी सब आ रही है मार्केट में, ये खाओ अच्छी तरह से, बहुत न्यूट्री WBCs बनेंगे आपके बेटा। और दूध पियो, प्रोटीन लो, मतलब अच्छी डाइट खाओ। महंगी डाइट नहीं खानी है हमने, हमने सीजनल और हेल्दी डाइट खानी है। ये जरूरी नहीं है कि जो कॉस्टली फूड होएगा वही बहुत हेल्दी होते हैं, नो, दिस इज रॉन्ग नोशन। जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, धनिया पुदीना इतना आ रहा है, उसकी चटनी बना के खाओ, राइट। और सब्जियां खाओ, खीरा मिल रहा है खीरा खाओ, नींबू लगा के, नमक लगा के। सो हमने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है ताकि WBCs बढ़े। They die after few days and they are constantly replaced. Neutrophils constitute about 40% to 75% of blood leukocytes in the humans. तो अगर हम बात करें WBCs की, उसमें से 40 to 75% के होते हैं न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स की बीमार है हमारी बॉडी में, बहुत ज्यादा होते हैं न्यूट्रोफिल्स। आगे हम बात करते हैं मोनोसाइट्स की। फिर शुरू से चला गया ये पेज। हाँ जी बेटा, इसको साथ में नोट भी करते रहो आप। तो न्यूट्रोफिल्स हमने करे, नेक्स्ट हम करेंगे मोनोसाइट्स। या वैसे तो हमने, अगर आपको याद होगा +1 में बेटा हम कर चुके हैं इनको अच्छी तरह से, ये एक तरह की आपकी रिवीजन है। अगर +1 की बुक होगी तो उसको भी साथ में ओपन कर लेना,
जब आप सेल्स करोगे तो आपको और अच्छी तरह से पता चल जाएगा। हाँ जी, दे आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट, सबसे बड़े होते हैं, एंड समवट अमीबॉइड इन शेप, अमीबा की तरह दिखेंगे। दे हैव क्लियर साइटोप्लाज्म विदाउट साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, साइटोप्लाज्म बड़ा क्लियर होता है। न्यूक्लियस इज बीन शेप्ड। The monocytes constitute 2 to 10% of blood leukocytes. They are motile and phagocytic. ये बड़े होते हैं न्यूट्रोफिल से, ये भी मोटाइल होते हैं, ये खा जाते हैं इसको, बैक्टीरिया या वायरस को। Their lifespan is about 10 to 20 hours. Generally, they changes into macrophages after entering tissue spaces. तो ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि फेज मतलब खाना, ये बड़े होते हैं साइज में, इसलिए इसको कहा गया है मैक्रो। ये बैक्टीरिया या वायरस को खा जाते हैं। अब देखिए मैक्रोफेजेस, जब भी मोनोसाइट्स सेल में एंटर कर जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, वो टिश्यू स्पेस में सॉरी एंटर कर जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, वो मैक्रोफेज। मोनोसाइट्स सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम फॉर अबाउट 8 hours, during which time they enlarge and then migrate into tissues and differentiate into specific tissue macrophages. Macrophages are long-lived and are highly motile, phagocytic. Macrophages contain more cell organelle, especially lysosome. The macrophages are of two types. Some take up residence in particular tissue, become fixed macrophage. कुछ fix होते हैं, कुछ मोटाइल होते हैं। जो मोटाइल होते हैं उनको कहते हैं wandering macrophage. Wandering मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं। Wandering macrophage move by amoeboid movement throughout the tissue. उनकी जो movement होती है अमीबा की तरह होती है। जो fix होते हैं macrophages, they serve different functions in the different tissues and are named to reflect their tissue location. Some examples are given below. लंग्स में भी होते हैं जो फिक्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज जैसे ब्लड है उसमें ओस्टोसाइट्स कहते हैं उसको। लंग्स वाले को पल्मोनरी एल्वुलर कहते हैं, बेटा नाम याद कर लेना। लिवर वालों को कप्फर के सेल्स कहते हैं, किडनी वालों को ग्लोब्यूलर सेल्स कहते हैं, ब्रेन वालों को माइक्रोबियल कहते हैं, बोन में जो होते हैं उसको ऑस्टियोक्लास्ट। आप इसमें से 6 दिए हैं, कोई भी 3 लर्न कर लेना नेम, सारे ना करना। आगे हम बात करते हैं बेटा natural killer cells, NK cells. Beside phagocytes, they are the natural killer cells in the body, which are a type of lymphocytes. ये lymphocytes हैं. They are present in the spleen, lymph nodes, and red bone marrow. They do not have antigen receptor like T cells and B cells. NK cells cause cellular destruction in at least 2 ways. NK cell produce perforin chemical which can insert into plasma membrane of microbe and make so weak so it will perform cytolysis. Cytolysis क्या होता है बेटा, सेल की मेम्ब्रेन को तोड़ देना। सेल की मेम्ब्रेन को तोड़ देना क्योंकि ये माइक्रोब जो भी अंदर एंटर कर गया, वायरस बैक्टीरिया, उसकी मेम्ब्रेन को ही तोड़ देते हैं, क्योंकि ये बनाते हैं परफोरिन। परफोरिन मतलब सेल की मेम्ब्रेन में घुस जाना, पोर्स में, तो उसमें पोर्स बना देते हैं। These pores allow entry of water. So अब जो खाली जगह बन गई, पोर्स बन गए मेम्ब्रेन में वायरस की, उसमें पानी घुस जाता है और बर्स्ट हो जाते हैं। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सारे क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, स्वेल होके फट जाते हैं। सेलुलर रिमेन्स आर ईटन बाय द फेगोसाइट्स, जो बचा जाता है सामान वो दूसरे सेल्स को खा जाते हैं। सो अनदर फंक्शन ऑफ एनके सेल्स इज apoptosis, which means natural cell death. It occurs naturally as a part of normal development, maintenance and renewal of cells, tissues and organ. ये किसी सेल को वैसे भी मार सकते हैं, इसलिए इनका नाम है natural killer cells. The function of NK cells are to destroy target cells by cytolysis और apoptosis. NK cells 5 to 10% of the blood lymphocytes, 5 से 10% होते हैं। आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट बेटा एक तरह की प्रोटीन्स है, ग्रुप ऑफ 20 proteins, many of which are enzyme precursors and are produced by the liver.
ये लिवर में बनती प्रोटीन्स हैं. द प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द सीरम ऑफ द ब्लड एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. They are found circulating in the blood plasma within tissue. They are named complement by the Eldritch because they complement the action of other component of immune system. Complementary मतलब बाकी जो cells काम करते हैं उनका उनके साथ उनका साथ देना, right? इसलिए इनको कहा गया है बेटा कॉम्प्लीमेंट. ये जितने भी हमारी बॉडी में कोई एंटीबॉडी काम कर रहा है उसको हेल्प करते हैं. इसको डिस्कवर करा था जूलिस बॉडेट ने. ये बताया गया है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कैसे के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक होल कर देती हैं किसके, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके. इस तरह से वो मर जाता है. So complement proteins create a pores in the plasma membrane. जैसे पहले NK सेल्स में हमने पढ़ा है, नेचुरल किलर सेल भी यही काम करते थे ना, सेम वही करते हैं. वाटर एंटर कर जाता है, तो उसके बाद ये बर्स्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं. The proteins of the complement system destroy microbes by cytolysis, inflammation और phagocytosis. These proteins also prevent excessive damage of the host tissue. इसमें cytolysis हमने पढ़ा हुआ है अभी कि सेल की मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देना. फैगोसाइटोसिस मतलब खा जाना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. अब हम करेंगे इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन कैसे बेटा, आपके कभी किसी इंसेक्ट ने काटा हो, मान लो कोई ब्रिंड ने, है ना, किसी ने काटा हो तो क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है एकदम से बहुत ज्यादा वहां पे. तो स्वेलिंग क्या है, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन. वो रेडनेस हो जानी उस एरिया पे, सूज जाना बहुत ज्यादा, तो वो क्या इन्फ्लेमेशन. बेसिकली इन्फ्लेमेशन क्या है, अगेन हमारी बॉडी ये बता रही है कि कुछ गलत हुआ है आपके साथ, है ना. वो पॉइजन वहां पे है, अभी तो उसी एरिया में है जहाँ पे स्वेलिंग है, इसको बचा लो नहीं तो पूरी बॉडी में फैल जाएगा. सो इन्फ्लेमेशन इज अ इंडिकेशन, एक तरह की स्वेलिंग हो जाती है. सो इन्फ्लेमेशन इज अ डिफेंसिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द टिश्यू डैमेज. बॉडी अपने आप को बचा रही है, ये अपने बचाव के लिए कुछ रिस्पॉन्स दे रही है कि टिश्यू डैमेज हो गया है, किसी ने वहां पे काटा है, कोई चोट लगी है. The conditions that may produce inflammations are pathogens, aversins मतलब कुछ लग गया, scraping off, केमिकल लग गया है, irritations, distortions, disturbance of cell और extreme temperature. तो गर्मी ज्यादा है, रेडनेस हो जाएगी, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होगी स्किन के ऊपर तो वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है. द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या है, क्या क्या निशानियां हैं, रेडनेस हो जाएगी, पेन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, वो जगह हीट निकलेगी. इन्फ्लेमेशन कैन ऑल्सो कॉज द लॉस ऑफ फंक्शन इन द इंजर्ड एरिया. वो जगह फिर हमें दर्द करेगी, काम नहीं कर पाएगा. अगर हाथ में चोट लगी है तो काम कहाँ कर पाएंगे फिर हम, डिपेंडिंग ऑन द साइट एंड एक्सटेंट ऑफ इंजरी. इन्फ्लेमेशन इज एन अटेम्प्ट to dispose of microbes, toxins or foreign material at the site of injury to prevent their spread to the other tissues, ताकि हमारे बाकी टिश्यूज कहीं इससे डैमेज ना हो जाए. And to prepare the site for tissue repair. Thus, it helps restore tissue homeostasis. Homeostasis मतलब ये क्या कहता है कि बाकी टिश्यूज हार्म ना हो जाएं, ताकि फिर दोबारा अगर इन्फ्लेमेशन वहीं पे है, ये उसको बाद में धीरे धीरे अगर दवाई नहीं लगाएंगे, अगर कम इंजरी है, कोई हार्मफुल इंसेक्ट नहीं था, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी. ब्रोकन मास्ट सेल, उसमें जो मास्ट सेल होते हैं स्पेशली, वो क्या करते हैं, हिस्टामिन रिलीज करते हैं. हिस्टामिन केमिकल है, तो हिस्टामिन केमिकल है, जैसे मान लो किसी चीज से एलर्जी है हमें, तो हिस्टामिन क्या करता है, कैपिलरीज को, जो ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट, उसको फैला देता है. डायलेट करना, फैला देना, तो उससे ज्यादा जो ब्लड है वहां पे पहुंचेगा. एज अ रिजल्ट मोर ब्लड फ्लोज टू दैट एरिया, ताकि वो रेड रेड हो जाता है. एंड वार्म एंड फ्लूइड टेक्स आउट द टिश्यू स्पेसेस कॉजिंग द स्वेलिंग. तो वहां पे जो इकट्ठा हो जाता है सारा हमारा फ्लूइड वगैरह, जिससे स्वेलिंग हो जाती है. दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. आगे बेटा नेक्स्ट है फीवर. फीवर भी क्या है, एक तरह का जिसमें हम आपको पता है इंडिकेशन है कि बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है. So fever may be brought by the toxins, by pathogens and a protein called endogenous pyrogen. Fever producing substance जो फीवर अंदर पैदा करते हैं. तो तभी तो हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स कहते हैं
जैसे जो पैरासिटामोल के एंटीपायरेटिक है, पायरेटिक मतलब हीट, तो फीवर से क्या होता है, हमारे टेम्परेचर बढ़ जाते हैं ना बेटा। So when enough pyrogens reach the brain, the body thermostat is reset to higher temperature, allowing the temperature of the entire body to rise. तो ब्रेन क्या इंडिकेशन देता है कि हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, इसलिए पूरी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए ताकि बॉडी उससे फाइट कर सके। बेसिकली माइल्ड फीवर स्ट्रेंथन द डिफेंस मैकेनिज्म, अगर थोड़ा सा बुखार है 99 है, कई बार अपने आप ही ठीक हो जाता है, हमारी बॉडी अपने आप उसको ठीक कर लेती है क्योंकि बाय एक्टिवेटिंग द फेगोसाइट्स and by inhibiting the growth of microbes. A very high temperature may prove dangerous. It must be quickly brought down by giving antipyretic. अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है 102 या 100 से ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, ड्रग्स देते हैं, पैरास्टामोल वगैरह देते हैं, या फिर उसका रूट कॉज पता करेंगे टेस्ट करा के क्या डिजीज है, क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है बेटा, लास्ट है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर्स इनेट इम्यूनिटी का लास्ट। साइटोकाइंस का क्या मतलब है, राइट जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं, जिन सेल्स को किसी वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, वो एक प्रोटीन रिलीज करते हैं जिसको कहते हैं इंटरफेरोन, राइट। जो इंटरफेरोन प्रोटीन है बेटा, इट विल प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो क्या होती है, जो वो प्रोटीन है इंटरफेरोन, वो बाकी सेल्स को बचा लेगी। So cytokines are the chemical messengers of the immune cells, are low molecular weight proteins that stimulate or inhibit the differentiation, proliferation or function of immune cells. They are involved in the cell to cell communications. So आप इसको इजी करके लिख लो, मैं बोल रही हूँ, आप लिखो प्लीज। Virus infected cells secrete protein called interferon, which protects the non-infected cell from further viral infection, right? So kinds of cytokine include interleukin produced by leukocytes, lymphocytes produced by lymphocytes, एंड इंटरफ्यूरॉन्स। आप इसमें बेटा दो याद कर लो, इंटरल्यूकन और इंटरफ्यूरॉन, आपके सिलेबस में इतना ही है, प्लीज दो याद कर लो, एक तो इंटरल्यूकन दिस वन एंड इंटरफ्यूरॉन। जो जिन सेल्स को वायरस ने अटैक कर दिया है, वो सेल्स इन दोनों प्रोटीन्स को बनाएंगे, राइट। सो दिस वाज द इनेट इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। आई होप आपको समझ आ गया होगा बेटा। इसके बाद हम करेंगे बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब आपने इनेट इम्यूनिटी के नोट्स बनाओ, अब नेक्स्ट लेक्चर है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। मेरे को कई बच्चों ने नोट्स नहीं अभी तक भेजे हैं, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, तो पूरे के पूरे नोट्स मेरे को सेंड कर देना, देन आई विल चेक, राइट। तो ये नोट कर लो, अब आगे करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। टाइप ऑफ इम्यूनिटी वी विल डू, दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. As we have discussed earlier the innate immunity, now the second category is acquired. As the name indicating, acquired means we have adopt this immunity after the birth. This immunity is not present at the time of the birth. That's why it is called acquired or adaptive. And it is also called specific immunity because it is dealing with a specific microbes, a bacteria or virus. So the immunity that an individual acquires after the birth is called acquired or adaptive or specific immunity. It is specific and mediated by antibodies or lymphocytes or both, which make the antigen harmless. Right? ये एंटीबॉडीज भी बना सकती है और लिम्फोसाइट्स भी, टाइप ऑफ WBCs. It not only relieves the victim of infectious disease but also prevents its further attack in the future.
The memory cells formed by B cells and T cells are the basis of acquired immunity. Now, what is this? That suppose we have been attacked by a pathogen. हमको मान लो कोई भी डिजीज लाइक मीजल्स है ना, या क्या जिसको कहते हैं माता निकल आई है बच्चे को, या खसरा हो गया है, तो एक बार होता है लाइफ में, दोबारा नहीं होता, सुना होगा आपने। तो क्योंकि जब एक बार होते हैं तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज है वो तैयार करके रखेगी, राइट। अगर दोबारा उस माइक्रोब ने अटैक कर लिया तो फिर वो क्या करेगी, उसके पास तो ऑलरेडी तैयार है एंटीबॉडीज, तो वो जो दोबारा वो डिजीज सामने आएगी ही नहीं, पहले ही बॉडी तैयार है, अपनी रक्षा के लिए तैयार है, राइट। सो मेमोरी सेल्स मीन्स कुछ याददाश्त ऐसी रहेगी हमारे सेल्स की, जिनको पता है कि अगर ऐसा बैक्टीरिया दोबारा आ जाएगा तो हमने उसको किस तरह से मारना है। ये फंक्शन है मेमोरी सेल्स का। मेमोरी सेल्स को बनाता कौन है? बी सेल्स एंड टी सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ये हम करेंगे बेटा, डिटेल में करेंगे। दस अक्वायर्ड इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ specialized B cells and T cells, that is B lymphocytes and antibodies, B and T lymphocytes and antibodies. Now characteristics of acquired immunity. Acquired immunity के क्या क्या characteristics हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे specificity. It is the ability to differentiate between the various foreign molecules, कि जो बाहर से मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है। डाइवर्सिटी, it can recognize a vast variety of foreign molecules. Discrimination between self and non-self, it can recognize and respond to foreign molecules and can avoid response to those molecules that are present within the body of the animals. ये उसी को अटैक करेगी जो बाहर से आए बैक्टीरिया और वायरस है, अपने सेल्स को नहीं मारेगी, बॉडी के सेल्स को नहीं मारेगी। मेमोरी, अभी मैंने आपको मेमोरी की बात करी है। when the immune system encounters a specific foreign agents for the first time, जब पहली बार उसने किसी एजेंट ने, कोई भी माइक्रोब है, बैक्टीरिया, वायरस एंटर करा, तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसने अपनी मेमोरी में याद रखनी है ये बात की ये वाला अंदर आया है तो उसके लिए सेना तैयार है, राइट। बॉडी की रक्षा के लिए उसने पहले ही सेल्स बना दिए, ताकि अगर सेकेंड टाइम वो आएगा बैक्टीरिया तो उसको वही मार देगा। इट जनरेट द इम्यून रिस्पॉन्स एंड एलिमिनेट्स द इन्वेडर। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इनकाउंटर। The immune system retains the memory of the first encounter. As a result, a second encounter occurs more quickly and abundantly than the first encounter. तो second time अगर ये बीमारी आएगी बॉडी में तो बहुत जल्दी उसको अटैक करेंगे बॉडी के सेल्स। अब ये बॉडी के सेल्स जो मैंने कहा बी सेल और टी सेल्स वो कैसे बनते हैं, राइट। पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी। देखिए, जो हमारी बॉडी में बोन मैरो है, बेसिकली जो बोन मैरो है उसके पास स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स मतलब वो सेल्स अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, आगे आगे डिवाइड होके वो बनाएंगे माइलॉइड स्टेम सेल, फिर उसके बाद बनेंगे लिम्फॉइड स्टेम सेल। देन जो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स हैं आप देख रहे हो, देन इट विल बी, ये जो लिम्फॉइड है स्टेम सेल्स वो आगे जाके उन्होंने मैच्योर होना है। कहाँ मैच्योर होना है? वो या तो बेटा अगर बर्ड्स में है तो वहां पे बर्सा और फेब्रिकस बर्ड्स में एक तरह का जो ऑर्गन है वो क्या, लिम्फोटिक ऑर्गन जो डेवलप करता है स्टेम सेल्स को। पर हमारे मैमल्स में नहीं होता ये बर्सा, ये वाला ऑर्गन मैमल्स में नहीं है। तो मैमल्स में कहाँ होंगे? गट सब म्यूकोसा, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसके सब म्यूकोसा जो लेयर है उसमें बनेंगे, ये मैच्योर होंगे बीटा सेल्स। और टी सेल्स कहाँ मैच्योर होंगे? थाइमस, थाइमस ग्लैंड हार्ट के पास होता है, हमने करा हुआ है। तो बी सेल्स इसलिए कहा गया है
क्योंकि वो बरसा में होते थे बर्ड्स के, बी फॉर बरसा, थाइमस, टी फॉर थाइमस। जब ये बन जाएंगे बी सेल्स और टी सेल्स। अब बी सेल्स और टी सेल्स का क्या क्या काम है बेटा? जो बी सेल्स हैं ये बेसिकली बनाते हैं एंटीबॉडीज बैक्टीरिया को मारने के लिए, और जो टी सेल्स हैं वो अलग अलग सेल्स बनाते हैं ताकि जो माइक्रोब्स को खत्म कर सके। तो बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, इसलिए इसको क्या गया है बेटा, कहा गया है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। जो सेल्स बनते हैं उसको कहा गया है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो आपने दो तरह की इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम याद करेंगे। नंबर वन इज ह्यूमोरल, नंबर टू इज सेल मीडिएटेड। ह्यूमोरल मीन्स एंटीबॉडीज बनानी, और सेल मीडिएटेड मीन्स अलग अलग तरह के सेल बनाने। अब बीटा सेल्स क्या बनाएंगे? मेमोरी बीटा सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स, जो आगे जाके एंटीबॉडीज बनाएंगे। अब सेल्स कौन कौन से बनेंगे? साइटोटॉक्सिक सेल, हेल्पर सेल और मेमोरी सेल्स। ये यहाँ पे बताया गया बेटा। The cells of immune systems are derived from the pluripotent stem cells. Pluripotent stem cells means ये अलग अलग जाके डिवाइड हो जाएंगे cells. In the bone marrow, pluripotent means cell that can differentiate into many different types of tissue cells. The pluripotent stem cells can form either myeloid stem cells or lymphoid stem cells. बस आप इसमें यही याद करना है कि myeloid stem cells बन गए हैं जो, वो आगे जाके क्या बनाएंगे बेटा? T cells या B cells. Myeloid stem cells can give rise to monocytes, macrophages और granulocytes. तो neutrophils भी हो सकते हैं, eosinophils और basophils. RBCs and blood platelets form B lymphocytes, T lymphocytes and natural killer cells. अब हमने ये कर लिया कि दो तरह के सेल्स बन गए, बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी सेल्स बनाएंगे एंटीबॉडीज, टी सेल्स बनाएंगे आगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो एंटीबॉडीज बनेगी उसको कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और जो सेल्स के साथ बनते हैं उसको कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब देखिए वो ये यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो कंपोनेंट है, ह्यूमोरल एंड एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं इसको। ये दूसरी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी, it consists of antibodies, specialized protein produced in the body in response to that circulate in the body fluids like blood, plasma and lymph. The word humor pertains to fluid. Humor का मतलब होता है fluid. तो ये जो एंटीबॉडीज हैं बेसिकली क्या होती है? प्रोटीन्स होती हैं जो बैक्टीरिया को फाइट करती हैं, तो ये बॉडी फ्लूइड में घूमती रहती हैं। सो बीटा लिम्फोसाइट जो बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं that regulate humoral immunity. T lymphocytes themselves do not secrete antibodies but help B lymphocytes produce them. Certain cells of bone marrow produce B lymphocytes and mature there. Since B lymphocytes produce antibodies, so it is called antibody mediated or humoral immunity. Humoral immunity or antibody mediated immunity provide defense against most extracellular bacterial pathogens and viruses that infect through respiratory and intestinal tract. तो जो एंटीबॉडी बनते हैं हमारी बॉडी में, तो वो जो बैक्टीरिया पैथोजन हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक या खाने के थ्रू इंटेस्टाइनल ट्रैक में आता है, तो उससे जो बैक्टीरिया आते हैं हमारी बॉडी में, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या बनते हैं? एंटीबॉडीज। और जो एंटीबॉडीज बनाते हैं सेल्स वो कौन से हैं? बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं तो इसको कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। The formation of plasma B cells and memory B cells. When antibodies on the beta cell surface binds antigens, antigen का मतलब बेटा कोई भी माइक्रोब, बैक्टीरिया, वायरस जो एंटर कर गया, दैट इज एंटीजन। जो एंटीजन आप क्या करते हैं? एंटीजन का मतलब भी क्या? एंटीबॉडी जनरेटिंग।
वो बॉडी को कहते हैं कि अब एंटीबॉडीज स्टिमुलेट करते हैं कि एंटीबॉडीज बनाओ। क्या करेंगे, वो बीटा सेल को एक्टिवेट कर देंगे। बीटा सेल फिर क्या करेगा, और बीटा सेल बनाएगा। It will form more beta cells and memory B cells. This is called clonal selection. जब हमारी बॉडी के सेल्स ज्यादा से ज्यादा बीटा सेल्स बनाएंगे और मेमोरी बीटा सेल्स बनाएंगे ताकि याद रखें कि कौन सी इंफेक्शन बॉडी में आई है। अब दो तरह के प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल्स। अब जो मेमोरी बी सेल्स होते हैं वो आगे डिफ्रेंशिएट नहीं होते पर बॉडी में ऐसे पड़े रहते हैं। मेमोरी का मतलब क्या है, याद रखना उन्होंने। दे हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन। द मेमोरी सेल्स रिमेन डोरमेंट, कि वो चुपचाप पड़े रहेंगे until activated once again by the new quantity of same antigen। जब एंटीजन मतलब माइक्रोब, कोई भी माइक्रोब बॉडी में आएगा तो वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। सो एंटीबॉडी का जो हमारा बॉडी में जो सिस्टम बना हुआ है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है जिसको बोलते हैं AMIS, वो हमारी बॉडी को किससे प्रोटेक्ट करता है बेटा, वायरस से, बैक्टीरिया से और कुछ टॉक्सिन से। जैसे बॉडी फ्लूइड्स है, ब्लड है, लिम्फ है, ये उसमें होते हैं। आगे हम करेंगे बेटा सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम या टी सेल इम्यूनिटी। हमने कहा था बी सेल और टी सेल। टी सेल्स बनाएंगे सेल जो फाइट करेंगे किसी भी तरह की इंफेक्शन से या माइक्रोब से। A healthy person has about trillion lymphocytes, कि उनके पास करोड़ों lymphocytes होते हैं। lymphocyte दो तरह के हैं, T lymphocyte और B lymphocyte। As we know, both type of lymphocytes and other cells of immune system are produced in the bone marrow। अभी हमने कहा bone marrow में दोनों प्रोड्यूस होते हैं, बीटा सेल और B cell और T cell। The process of production of cells of immune system in the body is called हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस मतलब जब हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो बोन मैरो में बनते हैं हमारे। Because T lymphocytes mature in the thymus, this immunity is called T cell immunity। मैंने आपको पहले बता दिया था कि थाइमस में बनते हैं तो उनको कहते हैं T cells। T cells बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं, अफेक्टर का और रेगुलेटरी का। अफेक्टर फंक्शन इंक्लूड साइटोलाइसिस, ताकि सेल्स को जो बाहर का जो माइक्रोब है उसको मारना, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स बाय इम्यून प्रोसेसेस of cells infected with the microbes and tumor cells and lymphocyte production। ये करते हैं कि जो भी सेल्स जिनको माइक्रोब्स ने खराब कर दिया है उनको वहीं पे मार देंगे, बस्ट कर देंगे ताकि माइक्रोब भी बस्ट हो जाए। The regulatory functions are either to increase or to suppress other lymphocytes and accessory cells। अब ये कितने होते हैं, बेसिकली तीन तरह के होते हैं, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक या किलर सेल, और तीसरे हैं बेटा मेमोरी टी सेल्स। ये तीन सेल्स हैं, अगर आपको याद होएगा हमने ऊपर डायग्राम में भी करें। ये करे ना हमने, साइटोटॉक्सिक, हेल्पर एंड मेमोरी टी सेल्स, इन्हीं को हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। हेल्पर, इनको लिखते हैं TH। These cells are most numerous of T cells। They help in function of immune system। They produce a growth factor that stimulates the beta cell proliferation and differentiation and stimulates the antibody production by the plasma cells। नाम ही क्या, हेल्पर सेल है। ये बीटा सेल को हेल्प करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज बनाए। इनहांस एक्टिविटी ऑफ साइटोटॉक्सिक, ये साइटोटॉक्सिक सेल की एक्टिविटी को भी बढ़ाते हैं। अब साइटोटॉक्सिक सेल्स को क्या कहते हैं, किलर सेल। नाम ही क्या, साइटोटॉक्सिक सेल्स के लिए ये पॉइजन है। These cells are capable of killing the microorganisms and even some of body's own cells directly
means they are called killer cells. The antigen receptors on the surface of the cytotoxic cells causes the specific binding with the antigens present on the surface of foreign cells. जो फॉरेन सेल है, जो बाहर से माइक्रोब्स और वायरस आया है, उसके साथ चिपक के ये उसको खत्म कर देते हैं, इसलिए इनको किलर सेल भी कहते हैं. Cells after binding, cytotoxic cells form whole forming protein called परफोरिन. जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, ये परफोरिन बनाती हैं. परफोरिन मतलब सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो वायरस और बैक्टीरिया के जो सेल हैं, बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया सेल है, हमने पढ़ा हुआ है ना बेटा, तो उसके जो मेम्ब्रेन है उसमें होल कर देते हैं. उससे क्या हो जाएगा, उसमें पानी भर जाएगा और वो बर्स्ट हो जाएगा. Punch large round holes in the membrane of the foreign cells. The fluid flows quickly into cells from intestinal spaces and it will get burst. In addition, cytotoxic T cells release cytotoxic substance that directly into the foreign cells. इसलिए साइटोटॉक्सिक सेल का मेन काम है कि हमने उस माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया को खत्म कर देना. ये जो बॉडी सेल्स हैं, जो वायरस से, बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो गए, उनको खा जाते हैं. ये देखिए, ये मान लीजिए फॉरेन सेल्स हैं, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं. ये एक ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये सारे क्या हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. इन्होंने फॉरेन जो आया हुआ है, बाहर से जो सेल आया हुआ है बॉडी में, उसके साथ बाइंड हो जाएंगे और इसको खत्म कर देते हैं. राइट. नेक्स्ट थर्ड करेंगे हम मेमोरी सेल्स. नाम ही क्या है, मेमोरी सेल. इन्होंने याद रखना है कि कौन आया है बॉडी के अंदर, अगर दोबारा आएगा तो हम उसको मार देंगे. These cells are also formed by T lymphocytes as a result of exposure to antigen and remain in the lymphatic tissues. ये spleen या lymph node में पड़े रहते हैं. They recognize the original invading antigens even after the first encounter. These cells keep ready to attack as soon as same pathogen infect the body again. They proliferate and differentiate into cytotoxic T cell, helper T cell, suppressor T cell and additional memory cells. तो ये आगे डिवाइड होके ही सारे सेल्स खुद ही खुद बना देता है, ताकि बॉडी को बचाना है उस माइक्रोब से. These cells are capable of suppressing the function of cytotoxic and helper T cells. They also inhibit the immune system from attacking the body's own cells, ताकि अपने ही सेल्स को कहीं वो खराब ना कर दे. बस इतना करेंगे बस. नेक्स्ट है नेचुरल किलर सेल्स. हमने पहले भी करा है. नेचुरल किलर सेल्स भी थोड़े से होते हैं, जो हमने अभी इनेट इम्यूनिटी में करे थे, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी बनते हैं. वो क्या करते हैं बेटा, they attack and destroy the target cells, participate in the antibody dependent cell mediated cytotoxicity. वो पैरासाइट्स को, बैक्टीरियल सेल को इस तरह से खत्म कर देते हैं. अब हम करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की टाइप्स. एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बेटा दो तरह की हो सकती है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी. अभी तक हमने कहा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो तरह के सेल्स बनते हैं, बीटा सेल्स और बी सेल्स, लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट्स क्या बनाएंगे बेटा, एंटीबॉडीज, और टी लिम्फोसाइट्स बनाएंगे सेल्स. एक्टिव इम्यूनिटी. In this immunity, person's own cells produce antibodies in response to infection or vaccination. It is slow and takes time in formation of antibodies. It is long lasting and harmless. अब बेटा क्या है, मान लो बच्चे को कोई हम वैक्सीन देते हैं, डीपीटी है ना, पोलियो वैक्सीन, कोई दवाई पिलाई जाती है, उसमें क्या होता है, फिर इसलिए पिलाई जाती है ताकि बच्चों जो उनके सेल्स है ना, वो जो उनके सेल्स है ना, वो अपने आप एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं. जब कोई भी बाहर से फॉरेन कोई भी मान लीजिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसने अटैक करा, तो हमारी बॉडी में पहले ही वो बने पड़े हैं, वैक्सीनेशन से हमने पहले ही एंटीबॉडीज बनाए हुए हैं. राइट.
एक्टिव इम्यूनिटी दो तरह की होती है, नेचुरली और आर्टिफिशियल. अब a person who has recovered from attack of smallpox or measles or mumps develop natural active immunity. किसी को स्मॉल पॉक्स हो गया है, छोटी माता निकल आई है, मीजल्स निकल आए हैं, तो उसमें क्या हो गया, उसके अपने आप इम्यूनिटी बन गई, अब सेकेंड टाइम नहीं होएगी वो प्रॉब्लम उसको. तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या है, रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड बाय वैक्सीन. आर्टिफिशियल का मतलब है हम बाहर से वैक्सीन देते हैं बच्चों को, टीके लगते हैं, दवाइयाँ देते हैं, जैसे बैक्टीरियल वैक्सीन है, बीसीजी के इंजेक्शन लगते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के, किल्ड वैक्सीन तक थोड़ा सा हम उसमें क्या करते हैं, वैक्सीन में एक इनएक्टिव होता है जो पैथोजन है, माइक्रोब है, वो बहुत कम क्वांटिटी में बॉडी में डाल दिया जाता है ताकि बॉडी अपने आप उसके अगेंस्ट सेल तैयार कर ले, ताकि अगर फ्यूचर में वो बीमारी आएगी तो हमारी बॉडी के पास तो पहले ही सेल बने हुए हैं, तो वो बीमारी है हमारी बॉडी को अटैक नहीं करेगी. राइट. इस तरह से वायरल वैक्सीन, तभी तो वैक्सीन की खोज कर रहे हैं ना, इसकी भी, कोरोना की भी, और वो मिल नहीं रही अभी. वायरल वैक्सीन लाइव है ताकि वो जिंदा थोड़े से वो कीटाणु डाल देते हैं बॉडी में, ताकि बॉडी अपने आप को तैयार कर ले अगर सचमुच किसी ने अटैक कर लिया. पोलियो के लिए एमएमआर वैक्सीन किस लिए होती है, मीजल्स के लिए, मम्स, रूबेला, किल्ड वैक्सीन है, ये सारी वैक्सीन किसके लिए होती हैं, पोलियो के लिए, रेबीज के लिए, या डिप्थेरिया, टेटनस, डीपीटी के इंजेक्शन लगते हैं. अब पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी क्या होगी बेटा, इन द पैसिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द सम अदर ऑर्गेनिजम्स इन रिस्पॉन्स टू गिवन एंटीजन. These antibodies are injected in the body, human body at the time of need. It is called inoculation. मान लो किसी बंदे को रेबीज हो गया, ठीक है, या टेटनस, या फूड पॉइजनिंग, या किसी सांप ने काट लिया, रेबीज मतलब डॉगी से हो गया, डॉग ने उसको काट लिया, तो उनको एंटीबॉडीज देते हैं. वो एंटीबॉडीज कहाँ बनी होंगी, ऑलरेडी बाहर से, ठीक है, तो हमारी बॉडी में नहीं हम बना रहे हैं एंटीबॉडीज, बाहर से मेडिसिन दे रहे हैं ताकि ठीक होने के लिए, उसको कहते हैं बेटा पैसिव इम्यूनिटी. आपने भी कभी ना कभी तो अपनी बॉडी बॉडी के लिए एंटीबायोटिक खाई है ना बेटा, वो होगी पैसिव, हमारी बॉडी ने नहीं प्रोड्यूस करी, वो बाहर से लिए हैं हमने. So passive immunity provides immediate relief. However, active immunity requires some time for formation of antibody. उसको टाइम लगेगा, ये दवाई लेके हम जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे. Is another form of passive immunity. Nursing mothers transfer antibodies prepared in their body to infants in their milk. जो मदर अपने बच्चे को मिल्क पिला रही है, ब्रेस्ट फीड कर रही है, उससे भी बच्चे को एंटीबॉडीज मिल रही है. बॉटल फेड इन्फेंट, इनको बॉटल से दूध दिया जाता है, उनमें वो एंटीबॉडीज नहीं आती. आफ्टर फ्यू वीक इन्फेंट्स ऑन इम्यून सिस्टम स्टार्ट वर्किंग, तभी तो कहा जाता है बच्चे को माँ का दूध ही देना चाहिए क्योंकि उससे उसको एंटीबॉडीज मिलती रहती. When ready-made antibodies are directly injected to person to protect the body against foreign agents called passive immunity. It provides immediate relief. It is not long-lasting. It may create problems. So passive immunity जब हम बाहर से एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है, वो तो जब हम जान बचाने के लिए देनी तो पड़ती है ठीक होने के लिए, पर ज़्यादा अच्छी एक्टिव इम्यूनिटी ही है. पैसिव इम्यूनिटी भी नेचुरल हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है. नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या है, जैसे मदर टू फीटस, मदर के वॉर्म में जब बच्चा डेवलप हो रहा है उसी से मदर से बच्चे को इम्यूनिटी मिल रही है. इसमें जैसे अमीनोग्लोबिन जी कहते हैं इसको, आईजीजी, एंटीबॉडीज कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर टू रीच फीटस. ये एंटीबॉडीज मदर से बच्चे को पहुंच सकती है मदर के वॉर्म के अंदर. आफ्टर बर्थ अमीनोग्लोबिन आर पास टू न्यूबॉर्न थ्रू ब्रेस्ट मिल्क. इस ब्रेस्ट मिल्क को कहते हैं ह्यूमन कोलेस्ट्रॉल. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है. ह्यूमन कोलेस्ट्रॉल में कौन सी एंटीबॉडीज होती है, तो आपको याद रखना है अमीनोग्लोबिन ए, अमीनोग्लोबुलिन ए, ये याद रखना है आपने. So mother milk contain antibodies which protect the infant properly by the age of 3 months. Artificial passive immunity is a resistance passively transferred as recipient by administration of antibodies. This is done by hyperimmune
sera of man or animal, serum of the serum or sera contains antibodies. For example, anti-tetanus serum is prepared by in horses by active immunization of the horses with tetanus toxoid. अब क्या बेटा, टेटनस जैसा जो डिजीज है उसके लिए हम एंटीबॉडीज देते हैं। मान लो अगर किसको ये बीमारी हो जाती है तो एंटीबॉडीज कहाँ बनती हैं? वो बाहर बनाई जाती हैं। मान लो किसी और एनिमल के अंदर बनाई जाती है, फिर उसके ब्लड में से निकाल ली जाती है मेडिसिन के फॉर्म में। सो anti-tetanus serum ATS is used for passive immunity against the tetanus. Similarly, anti-diphtheric serum ATS and बेटा आपने ना ये ATS तक याद कर लो, anti-tetanus serum यही है, इसको यहाँ कर लो। फिर जो दूसरे के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं और बाद में जिसको चाहिए प्रॉब्लम है उसको दे दी जाती है। ये मैंने आपके लिए डिफरेंस लगाया हुआ है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव। ये आप देख लेना, पढ़ लेना, जो हमने करा है उसके ही अलग अलग पॉइंट्स लिखे होंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपका खत्म हो गया आज इनेट इम्यूनिटी और अक्वायर्ड इम्यूनिटी। मंडे न्यू टॉपिक करेंगे। ओके बेटा, आई होप आपको समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया यू कैन मैसेज मी। और अपने नोट्स तैयार कर लेना, साथ साथ करते रहो, फिर काम इकट्ठा नहीं होता बेटा। राइट? ओके बेटा, गुड लक।